कल वाले लेक्चर में हमने मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया था और मेटेलिक प्रॉपर्टी में बताया था कि जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा और उसका बच्चों एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, उतना ही ज़्यादा होता है। यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतना ही ज़्यादा। तो जैसे बच्चों इसमें 3 एलिमेंट है, कौन कौन से? टंगस्टन, मोलिब्डेनम और क्रोमियम हैज़ द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सबसे ज़्यादा होता है। किस वजह से? रीजन आपको पता ही है, ड्यू टू इनके अंदर ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए क्या होंगे? ये हार्ड होंगे। सो दे आर हार्ड। ऐसे ही बच्चों बोल सकते हैं जिंक है, कैडमियम है, मरकरी, ये नाम सुना होगा पहले भी। इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं और इसलिए क्या होंगे? ये हार्ड नहीं होंगे। हैव द लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बिकॉज, क्यों क्या होता है इनके अंदर? देयर इलेक्ट्रॉन्स आर, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या वो पेयर्ड हैं। ट्रांजिशन मेटल्स में बच्चों अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, तो इनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। एक ओवरऑल बात करेंगे तो सब के अंदर, एक्सेप्शंस मैंने लिख दिए। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर बच्चों डी ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से क्या होगा? मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और इनका एक ओवरऑल क्या होता है? हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो लिख देंगे यहाँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ट्रांजिशन मेटल्स क्या होगा? हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या होगा इनके अंदर? हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही बच्चों सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज पढ़िए ना 4, तो सेकेंड और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फर्स्ट वाले ट्रांजिशन सीरीज से ज़्यादा होगा, क्योंकि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में बच्चों नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। ये नॉर्मल सी बात है एक। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन in second and third transition series is higher than, किससे ज़्यादा है? फर्स्ट वाले ट्रांजिशन सीरीज से। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है मेटालिक प्रॉपर्टी कंप्लीट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा इससे मिलता जुलता है, वो भी
इसके अंदर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे पी ब्लॉक में आपने मेल्टिंग और बॉइलिंग पढ़ा तो वहाँ मॉलिक्यूल थे तो उनकी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की बात करी थी। ये मेटल है तो इनके मेटेलिक बॉन्डिंग की बात करेंगे। इनका मेटेलिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो बच्चों आप कल से पढ़ ही रहे हैं कि मेटेलिक बॉन्ड कब स्ट्रॉन्ग होगा, जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड कब स्ट्रॉन्ग होगा, जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इसी बेस पे कुछ चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों किसी भी आप ट्रांजिशन सीरीज में मूव करते हैं, जैसे हम फर्स्ट सीरीज का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें डी सब शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा पहले एलिमेंट में, फिर 2 3 4 5 ऐसे मिडल ऑफ सीरीज तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, इसलिए मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और बोल देंगे बच्चों किसी भी ट्रांजिशन सीरीज के अंदर मिडल तक उसका एलिमेंट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। बोलेंगे ना ऐसा, लिखते हैं इस बात को। पहले क्या बोला मैंने, अप टू मिडल ऑफ एनी ट्रांजिशन सीरीज, किसी भी ट्रांजिशन सीरीज के मिडल तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। दरवाजे के पीछे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, इसलिए बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जिसकी वजह से बाय विच मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं एलिमेंट, लेकिन 2-3 एक्सेप्शंस है वो मैं बता देता हूँ। देखें, जैसे पहले हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लेंगे बच्चों, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसमें बच्चों 21 है, 22 इलेक्ट्रॉन्स है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसा होता है ना बच्चों। कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला लिखते हैं तो स्कैंडियम में 3d1 4s2, इसमें 3d2 4s2, इसमें 3d3 4s2, बाय एक्सेप्शन क्रोमियम का 3d5 4s1। इसका बच्चों तो सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन तो इस Mn में ही आए हैं, तो पहली सीरीज में इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जो लिखा हमने बिल्कुल होना ही चाहिए बच्चों। लेकिन बाय एक्सेप्शन मैंगनीज का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, लो हो जाता है। तो एक एक्सेप्शन है बच्चों मैंगनीज, एक है बच्चों टेक्नेटियम। इसी तरीके से इनका मेल्टिंग पॉइंट दोनों का कम होता है, लोवेस्ट होता है बाय एक्सेप्शन। लिखते हैं इस बात को, तो मैंगनीज पूरा नाम लिख लेते हैं, मैंगनीज एंड टेक्नेटियम दो ऐसे एलिमेंट हैं जो बिल्कुल मिडल में आते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए लेकिन इनका कम होगा। हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ट्रेंड ही बदल गया ना यहाँ, बाय एक्सेप्शंस। ठीक, अब बच्चों वही 2-3 फिक्स है ना, वो जिंक, कैडमियम, मरकरी, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये तो बाय एक्सेप्शन हो गया, लोवेस्ट होगा, सबसे कम होगा जैसे इस सीरीज में चलेंगे। तो क्यों होगा, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं,
मेटेलिक बॉन्ड वीक बनेगा, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। तो क्या बोल देंगे, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव द लोवेस्ट melting point and boiling point due to all paired electrons। अब मरकरी का तो इतना कम है कि वो रूम टेम्परेचर पे बच्चों किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट है बच्चों प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले पढ़ाइए बच्चों, लेकिन बस इनको यहाँ पे इनके रेफरेंस में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रेफरेंस में पढ़ना है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या ऐसा बोलना चाहिए एग्जैक्टली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो बच्चों डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे। एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर इन तीनों का, इन एलिमेंट्स के अंदर वेरिएशन का कोई रेगुलर ऑर्डर होगा तो इसका भी रेगुलर ऑर्डर होगा। इसी बात को समझते हैं भाई, कोई भी आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो बेटा, उसका कोई ना कोई वेरिएशन का रेगुलर ऑर्डर तो है, एक्सेप्शंस को छोड़ करके। लिखते हैं पहले इस बात को। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स क्या करेगा, डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी, यानी सॉलिड को, ये मेटल है ना, सॉलिड है, उसको डायरेक्टली गैस में बदलने के लिए एनर्जी। सेकेंड है बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, गैस की स्टेट में चले गए एटम, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी। और थर्ड, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो वाटर में वो कितने स्टेबल होंगे, इस बेसिस पे बोलते हैं हम उनकी हाइड्रेशन एनर्जी। तो ऐसे हम एक छोटी सी साइकिल की उससे समझ सकते हैं इसको। मेटल है सॉलिड स्टेट में, इसको मिली सब्लिमेशन एनर्जी, तो मेटल चला गया गैसीय स्टेट में। मेटल गैसीय स्टेट में बच्चों, इसको मिली आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो मेटल का कैटायन बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। पॉजिटिव आयन को स्टेबल करना है तो हम उसको कहाँ डाल देंगे, वाटर में। वहाँ से क्या रिलीज होगी, स्टेबल होने के बाद हाइड्रेशन एनर्जी। ऐसा डायरेक्ट भी हो सकता है। तो बच्चों क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट सेकंड का कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं है, ठीक है। अलोंग द सीरीज भी आपने देखा स्मॉल वैल्यू से इंक्रीज है, फिर हाफ फील्ड और फुली फील्ड के एक्सेप्शंस आएंगे ही। और ऐसे ही बच्चों साइज का जो वेरिएशन है उसके अकॉर्डिंग आयन बनेंगे, और वेरिएशन भी आपने देखा ये सीरीज के अंदर, मिडल तक पहले डिक्रीज है, फिर सेम है, लास्ट में जाके इंक्रीज, उसका भी कोई ऑर्डर नहीं है। इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी का भी कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होगा, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी का बच्चों को रेगुलर प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। ऐसा होने की वजह से इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता है। आइए बात ध्यान में कि हमें कह दें कि ऐसे वैल्यू डिक्रीज होगी, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, रेगुलर ट्रेंड में ऐसा इसमें नहीं होता है। इस बात को नोट करते हैं, लिखते हैं बच्चों इसको। देयर इज नो रेगुलर ऑर्डर, कोई भी रेगुलर ऑर्डर नहीं होता। इन आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 फॉर ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स के लिए आल्सो देयर इज, इनके अंदर कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं है, नो रेगुलर ऑर्डर फॉर हाइड्रेशन एनर्जी,
इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स do not have a regular order of उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं है। अब बच्चों कुछ चीज़ें पुरानी है, मैं बता देता हूँ आपको। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो मेटल उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। पढ़ा ना पहले, नेगेटिव वैल्यू तो रिएक्टिविटी ज़्यादा उतना अच्छा हो रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेटल विद क्या बोल देंगे, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिड्यूसिंग नेचर है, ये भी डिपेंड करता है कि मेटल अगर उस स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में, तो वहाँ अगर वो हाफ फील्ड या फुली फील्ड कन्फिग्रेशन में होगा तो वो पर्टिकुलर स्टेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से उसकी ज़्यादा स्टेबल होगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे किसी ने रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया बच्चों, सपोज करो Mn ने रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये Mn2 पॉजिटिव के स्टेट में आ गया। हमने यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इस स्टेट में ये ज़्यादा स्टेबल कब होगा, जब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हाफ फील्ड या बच्चों फुली फील्ड होगा। ये बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट है बना दिया जी, स्टेट भी लिख दिया ऐसे ऐसे कुछ, है ना, ऐसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी डिनोट कर दिया Mn2 पॉजिटिव। अब बच्चों इस रिडक्शन पोटेंशियल में, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ज़्यादा कब स्टेबल होगा, जब इतने इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुली फील्ड बनेगा। इसके अगेंस्ट अकॉर्डिंग भी वैल्यू डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। जहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी जिस स्टेट में, वहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो हाईली स्टेबल आएगी। जैसे ये स्टेबल स्टेट लिखा मैंने, ये बच्चों क्या है 3d5 है, लास्ट में 4s2 है, 2 चले गए तो 3d5 4s0। तो ऐसे इसको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान करना। ये प्रॉपर्टी है बच्चों क्या इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब थोड़ा आगे मूव करते हैं बच्चों, अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। वो प्रॉपर्टी है इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या मैंने बोला बच्चों क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन। तो पहले समझना कि ये कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। वैसे मैंने कभी ना कभी बताया होगा बच्चों आपको, या आपने भी कभी ना कभी सुना ही होगा। कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों ऐसे कंपाउंड होते हैं, नाम से ही समझ आ रहा है, जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन मेटल एंड आयन। मेटल और आयन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, या बच्चों मेटल और किसी न्यूट्रल स्पीशीज़ के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये तो सब बच्चों को ध्यान होगा ही ऐसा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए कंट्रीब्यूशन सिर्फ क्या करता है, 1 एटम करेगा। कंट्रीब्यूशन कौन करेगा, सिर्फ 1 एटम। लिखते हैं इस सारी बात को, फिर आएंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसा कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं। तो लिखो बच्चों, कंपाउंड in which coordinate bond is present
कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किस किस के बीच में, बिटवीन मेटल एंड आयन। आयन नहीं है तो बच्चों क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, फिर आपको और क्लियर होगा। मैंने बच्चों पहला एग्जाम्पल लिखा CuNH3 4 टाइम्स पूरे के ऊपर ऐसा लगा दिया, प्लस का 2 चार्ज। दूसरा एग्जाम्पल लिखा बच्चों FeCN6 पूरे के ऊपर माइनस का 4 चार्ज। अब मैं इन दोनों, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने 2 जस्ट आपको समझाने के लिए लिखे हैं। इन दोनों का एक बार मैं स्ट्रक्चर बना करके इस कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात को आपको क्लियर करता हूँ। तो बच्चों Cu मेटल हो गया और NH3 अमोनिया, ऐसा करके 4 न्यूट्रल स्पीसीज या मॉलिक्यूल इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं। NH3 नाम के 4 न्यूट्रल स्पीसीज इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं। ये जोड़ दिए जी। एरो वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जो यहाँ पे लोन पेयर होता है उसी की शेयरिंग होगी एन और कॉपर के बीच में, ऐसा स्ट्रक्चर। इसको बनाएंगे बच्चों Fe आयरन के साथ 6 Cn आयन से, Cn नेगेटिव आयन के रूप में होता है इधर बच्चों Cn। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी शेयरिंग कार्बन और आयरन दोनों के साथ में होती है। तो ऐसा ऐसा बच्चों ये बनता जाएगा, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक, अब ये आपको बच्चों समझ आ गया बेसिक इसका क्या है। मेन रीजन बात करते हैं कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं। बड़े सिंपल रीजन है बच्चों। ये अपना यहाँ से लोन पेयर इसको डोनेट करेगा आयरन को, ये कॉपर को। जब लोन पेयर आ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके जिम्मे, एक इसके जिम्मे, और इसकी शेयरिंग हो जाएगी, यानी रखने की जगह ये मेटल देगा। तो आपको पता ही है ट्रांजिशन मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जहाँ लोन पेयर आ सकता बड़े आसानी से, फिर ऐसा शेयरिंग से बॉन्ड बन जाएगा। डोनेट गेन नहीं करेगा, वहाँ आ जाएगा और शेयरिंग हो जाएगी, पहला काम। दूसरा काम बच्चों, ट्रांजिशन मेटल्स का साइज छोटा होता है, इसलिए जो बॉन्ड बनेगा मजबूत बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कंपाउंड टिका रहेगा, स्टेबल होगा। तीसरा रीजन बच्चों, इनका साइज छोटा होने की वजह से इनके ऊपर जो भी क्या मतलब जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा होगा, अगर नेगेटिव आयन है तो उसका अट्रैक्शन करेगा। नेगेटिव नहीं भी है बच्चों तो इनके पास लोन पेयर तो होंगे, वो लोन पेयर को अट्रैक्ट करके रखेगा, ये इनसे जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, मजबूत बॉन्ड बनेगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो वैकेंट ऑर्बिटल देके, छोटा साइज होने से बॉन्ड मजबूत बना के, छोटा साइज होने से चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा करके इनका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल बनता है। लिखते हैं तीनों बातों को। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट, अगले यूनिट में बच्चों इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, डी ऑर्बिटल्स इन ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर क्या कर लेंगे बच्चों, ये दे प्रोवाइड, डी ऑर्बिटल देंगे यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, जहाँ पे लोन पेयर आके बॉन्ड बनाएगा। दे प्रोवाइड डी ऑर्बिटल्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कैसे, बाई शेयरिंग ऑफ, किसकी शेयरिंग करते हुए, लोन पेयर। बाई बेटा यहाँ बाई की जगह लिखना चाहिए थ्रू, मतलब इनके नहीं है ना, दूसरे वाले के आते हैं, मतलब मेटल के नहीं है ना, इसके आयन के या न्यूट्रल स्पीसीज के आएंगे। थ्रू शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
पहला रीजन। दूसरा, छोटा साइज होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, कंपाउंड स्टेबल रहेगा। ड्यू टू स्मॉल साइज क्या बना देंगे ये, दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसलिए जो कंपाउंड बनेगा स्टेबल होगा। कंपाउंड इज क्या बेटा, स्टेबल है। तीसरा, ड्यू टू स्मॉल साइज, छोटा साइज होने की वजह से क्या है, चार्ज डेंसिटी हाई है, तो आने वाले आयन या न्यूट्रल स्पीशीज के इलेक्ट्रॉन को उसको मजबूती से पकड़ेंगे, बॉन्ड मजबूत बनेगा। सो बॉन्ड क्या होगा इनका, स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो बॉन्ड फॉर्म इज स्ट्रॉन्ग, कंपाउंड क्या रहेगा, स्टेबल। ऐसा ही इसमें बच्चों देखने को मिलता है। एक और बता देता हूँ बात, वैसे तो आगे आएगा, ध्यान रखना। ये जो न्यूट्रल स्पीशीज या जो भी आयन बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव आता है, ठीक है, लोन पेयर तो सबके पास होगा ना, उसी का तो अट्रैक्शन है इधर, इसको हम लिगेंड बोलेंगे, या केमिस्ट्री की भाषा में जो भी बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए न्यूट्रल स्पीशीज या बेटा आयन, कैटायन एनायन जो भी आता है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लिगेंड। इसको ध्यान करना। अब बच्चों अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। सबने पढ़ा एलॉय, दो या इससे ज़्यादा मेटल को लेना, उनको मेल्ट कर देना, ठीक है, मेल्ट हो जाएंगे, फिर उस मिक्सचर को मिला के ठंडा कर देंगे, तो जो लास्ट में मिलेगा बेटा वो एलॉय होता है। जैसे आपने सुना होगा ब्रोंज, कॉपर और टीन का लोहे है, ट्रांजिशन मेटल हो गया कॉपर। ब्रास, कॉपर और जिंक दोनों ट्रांजिशन मेटल्स हैं, हो गया। तो ऐसे बच्चों बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल्स एलॉय बनाते हैं। आप कहेंगे सर बनाते, इसमें नई कौन सी बात है? नई बात ये बच्चों कि ट्रांजिशन मेटल्स एलॉय क्यों बनाते हैं, ये समझना है। जो मेटल्स बच्चों आपस में जुड़ करके एलॉय बनाते हैं, उनके साइज का डिफरेंस 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ताकि जब उनको मेल्ट करते हैं तो उनके क्रिस्टल्स प्रॉपरली आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए, ठीक से कंबाइन हो जाए एलॉय बनाने के लिए। अगर ज़्यादा साइज का डिफरेंस होगा तो उनके क्रिस्टल बच्चों प्रॉपर तरीके से कंबाइन नहीं हो पाएंगे। तो आपने जो ट्रांजिशन मेटल में रेडियस का वेरिएशन देखा है किसी भी सीरीज में, पहले डिक्रीज फिर सेम फिर लास्ट में इंक्रीज, वो वेरिएशन 15% से ज़्यादा नहीं होता है। यानी इनके साइज में डिफरेंस 15% से ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए बच्चों ट्रांजिशन मेटल्स आपस में जुड़ करके क्या करते हैं, एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। एलॉय फॉर्मेशन, पहले एग्जाम्पल लिख के फिर इसका जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर देंगे हम। ब्रोंज एलॉय है बच्चों कॉपर और टिन का। ब्रास एलॉय है बच्चों कॉपर और जिंक का। अब इसको रीजन और भी एग्जाम्पल हो सकता है, मैंने जस्ट आपको बताए। तो ट्रांजिशन मेटल्स, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो एलॉय फॉर्मेशन करेंगे। मेटल्स फॉर्म एलॉय, क्यों? बिकॉज फॉर एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन करने के लिए, होने के लिए डिफरेंस इन साइज ऑफ एलिमेंट्स, दो जुड़े, दो से ज़्यादा जुड़े, शुड नॉट बी, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों, 15% से। क्यों? सो दैट जब उनको जोड़ के एलॉय बनाए तो उनके लैटिसेज, सो देयर लैटिसेज कंबाइन
कंबाइन हो जाएं प्रॉपरली। आगे बोलेंगे बच्चों, ट्रांजिशन मेटल्स, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं डू नॉट हैव वेरिएशन इन देयर साइज, उनके साइज के अंदर वेरिएशन इन देयर साइज मोर देन 15%, 15% से ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए क्या करेंगे, वो जुड़ जाएंगे आपस में, इसलिए सो दे कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन करके क्या बनाएंगे बच्चों, एलॉय बनाते हैं। अगली प्रॉपर्टी है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो सॉलिड में डिफेक्ट में सुना था ना इंटरस्टिशियल, इन बिटवीन, उसी के अंदर ही देखिए क्या है ये, जैसे मैंने ये कुछ ट्रांजिशन मेटल्स को अरेंज किया ऐसे, ये अरेंज कर दिया, इनमें ये साइट आ गई, वॉइड आ गए, खाली जगह आ गई है। इन साइड्स पे कुछ छोटे साइज के एलिमेंट जैसे कि बच्चों हाइड्रोजन है, कार्बन है, बोरोन। तो ट्रांजिशन मेटल्स के इंटरस्टिशियल साइट में कुछ छोटे साइज के मेटल जाके जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद जो कंपाउंड बनेगा बच्चों उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड बनते हैं बच्चों उनमें कुछ खास प्रॉपर्टीज आती हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट इनके अपने प्योर मेटल से, मान लो जैसे आयरन के साथ जुड़ा, उससे ज़्यादा होगा, और ये हार्ड भी बहुत होते हैं। इनमें से कुछ तो बोरोन के साथ जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं उनकी हार्डनेस डायमंड को अप्रोच करने को हो जाती है। केमिकली ये सब इनर्ट होते हैं, क्या होंगे, केमिकली इनर्ट। कंडक्टिविटी मेंटेन रहती है इनके अंदर, ना तो ये प्रॉपर्टी वाइज कोवलेंट कंपाउंड होंगे और ना बच्चों ये आयनिक होते हैं, क्योंकि इंटरस्टिशियल है। ये लिखते हैं सारी बातों को। तो सम एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल साइज, कुछ छोटे साइज के एलिमेंट्स, कौन कौन से, लाइक हाइड्रोजन है, कार्बन है, बोरोन है, ये सब कंबाइन इन इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट में जुड़ जाएंगे। किसके, ट्रांजिशन मेटल्स के, एंड फॉर्म एक कंपाउंड बना देंगे। उसका नाम क्या होगा बच्चों, कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे मान लो फॉर्मूला लिखना वैसे, तो टाइटेनियम के साथ जुड़ गया तो टाइटेनियम हाइड्राइड। क्या क्या बताया मैंने बच्चों, एक बार सारी बातों को लिख लेते हैं। दे आर नाइदर आयनिक, और ना ही क्या है, नोर कोवलेंट कंपाउंड्स। क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं। इन हार्डनेस some interstitial compounds with boron, किसके साथ, बोरोन के साथ। किसको अप्रोच करेंगे, डायमंड जितनी हार्डनेस को अप्रोच करते हैं।
अब हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा ही। दे हैव प्योर मेटल से हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू जिससे बने हो, जैसे आयरन ने बनाया, जिंक ने बनाया, जिसने भी बनाया बच्चों, निकल ने बनाया, एज कंपेयर टू प्योर मेटल। और अगली बात बोल देंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होंगे, केमिकली इनर्ट, दे आर केमिकली इनर्ट। अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बच्चों ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर उनकी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। तो ट्रांजिशन मेटल्स में बच्चों अलोंग द सीरीज चलने पर साइज डिक्रीज होता है, पहले मिडल तक रेडियस डिक्रीज होगी ना, फिर सेम, फिर लास्ट में जाके इंक्रीज। तो ऐसा होने की वजह से एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। और बच्चों एलिमेंट्स का एटॉमिक मास भी इंक्रीज होता है, इसलिए भी उनकी डेंसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, थोड़ा सा साइज वाले में कन्फ्यूजन होगा, मैं क्लियर करता हूँ। देखें, हर एक एलिमेंट के साथ बच्चों इनर डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, एस वाले में ऐड नहीं होते हैं। तो जब इनर डी ऑर्बिटल्स के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो क्या होगा, डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 4 है, 6 है। और एटॉमिक नंबर के साथ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज खींचेगा लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को, साइज छोटा होगा, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट उतना छोटा नहीं होने देता। हाँ, छोटा जरूर होता है बच्चों, ठीक है, छोटा जरूर होगा। तो साइज छोटा होगा तो वॉल्यूम घटेगा, समझ गए ना इस इफेक्ट से। और मास, साइज छोटा होगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, और मास के साथ भी बच्चों डेंसिटी इंक्रीज होगी, इसलिए ट्रांजिशन सीरीज में डेंसिटी इंक्रीज होगी। और जैसे ग्रुप है ना 3 से लेके 12 तक, डाउन द ग्रुप आने पर मास इंक्रीज होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है, तो भी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लिखते हैं सारी बातों को। तो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स डेंसिटी क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। कहाँ पर, अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज। बता ही देता हूँ क्यों है, क्योंकि एटम का वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब इसको भी समझा देता हूँ, एटम का वॉल्यूम क्यों डिक्रीज होता है। क्या बोलेंगे, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड टू इनर, अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स में ऐड होगा। पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, 2 था, 3 था, ऐसा बढ़ता गया, जिसकी वजह से बच्चों क्या होगा, बाय विच शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो न्यूक्लियर चार्ज को डिक्रीज करने की कोशिश करता है, विच टेंड्स टू, जितना इंक्रीज होना चाहिए नहीं होने देगा, डिक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। हाँ, लेकिन बच्चों मैंने कहा ना जितना इंक्रीज होना चाहिए था नहीं होने देगा, लेकिन फिर भी एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा ना, लेफ्ट टू राइट 21, 22, 23 फर्स्ट सीरीज की बात करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज तो फिर भी इंक्रीज होगा। विच टेंड्स टू डिक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। आफ्टर दिस, इसके बाद भी, इसके बावजूद भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा बच्चों, उस रेशो में नहीं, लेकिन बढ़ेगा जरूर। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, क्यों, क्योंकि डी का उतना शील्डिंग इफेक्ट पूर भी तो नहीं होता ना। कई बच्चे कहेंगे जी आप तो दोनों अलग अलग बातें पढ़ा रहे हैं। शील्डिंग इफेक्ट पूर होगा ना, बढ़ेगा जरूर,
क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा उतना इसका स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। आफ्टर दिस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, और खींच लेगा लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को, और ये क्या कर देगा बेटा, समझे ना, डी में इलेक्ट्रॉन जरूर आए लेकिन इतना इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, हल्का फुल्का। इसलिए न्यूक्लियर चार्ज अपना मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, टिका रहेगा। इसमें न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और ये क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा एटॉमिक वॉल्यूम को। तो एटॉमिक वॉल्यूम घटने की वजह से पहला रीजन बच्चों क्या हुआ, रेडियस डेंसिटी इंक्रीज हुई। ये लाइन भी जोड़ देता हूँ, डेंसिटी आल्सो ये भी इंक्रीज होगी, क्योंकि मास भी तो एटॉमिक इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास। डाउन द ग्रुप भी ऐसे चलता है, ऐसे मतलब ये नहीं चलता, डेंसिटी इंक्रीज होती है मास इंक्रीज होने के साथ। 13 से लेके 12 तक डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मास। ठीक है बच्चों। और ओस्मियम जो होता है वो ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर उसकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है। तो ओस्मियम हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी इन ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर बच्चों ओस्मियम की डेंसिटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। इसको याद रखना है।